देखिए, मेरी बात सुनिए। इस पेशेंट को कुछ देर में होश आ जाएगा, तब तक इसे यहीं रहने दीजिए। आधे घंटे बाद घड़ी में 11:50 हुए थे। हॉस्पिटल के सारे लोग यहाँ वहां भागने लगे। कोई भागते भागते गिर रहा है तो कोई एक दूसरे से टकरा रहा है। पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। भागो, यहाँ से जल्दी भागो, भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भागो। 12 बजने से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बजते ही मुर्दाघर का दरवाजा अपने आप खुलता है। किसी के चलने की आवाज आती है। मुर्दाघर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन को सूंघने लगती है। यहाँ एक वार्ड में जो पेशेंट बेहोश था, उसे होश आ जाता है। अरे सब लोग कहाँ चले गए? अरे कोई है क्या यहाँ? तभी पेशेंट को किसी के चलने की आवाज आती है। दरवाजा अपने आप पटकने लगता है। पेशेंट का बेड अपने आप हिलने लगता है, मानो बेड भी डर से कांप रहा हो। ये देखकर पेशेंट भी डर गया। कौन है यहाँ? अरे ये बेड अपने आप चल कैसे रहा है? कोई बचाओ मुझे कोई। बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उस पेशेंट को बहुत चोट आई थी। वो दर्द से करहा रहा था कि पीछे बेड हिलने लगा और उस हिलते हुए बेड से डरकर पेशेंट भागने लगा। वो दौड़ रहा था और बेड उसका पीछा कर रहा था। अरे बचाओ, ये मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। जैसे ही वो सामने देखता है, सफेद कपड़े में चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर डर के मारे वो गिर जाता है और पीछे की ओर देखने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। पेशेंट भागने की कोशिश करता है। चुड़ैल कूद के उसका पैर पकड़ लेती है। पेशेंट को घसीटते हुए मुर्दाघर के अंदर ले जाती है वो, और फिर उस पेशेंट की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दाघर से बाहर आती है। उसका मुंह खून से सना होता है और वो मुर्दाघर की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ना जाने हम इस पेशेंट को हॉस्पिटल में कैसे भूल गए थे। आपके बोलने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? इस हॉस्पिटल में एक चुड़ैल है। जो कोई भी इस हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहता है, उसकी मौत निश्चित है। हर कोई यही बात कह रहा है, पर मुझे लोगों की बातों पे यकीन नहीं है। पर आप तो डॉक्टर हैं, आप ऐसी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो डॉक्टर साहब? अरे बहुत से ऐसे केस देखे हैं मैंने। भूतों के नाम से लोगों को मारकर उनके अंगों की तस्करी करते हैं हॉस्पिटल वाले। हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो 12 बजे के बाद इस हॉस्पिटल में रहकर देखिए। जो कुछ भी है आपको पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर सही तो बोल रहा है। 12 बजे तक रुक ही जाता हूँ इस हॉस्पिटल में। सच सामने आ ही जाएगा। इतने लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि चुड़ैल सच में हो। और अगर सच में चुड़ैल हुई तो एक काम करता हूँ, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता हूँ और हॉस्पिटल के बाहर ओबी वैन में मैं बैठकर सब कुछ देख लूंगा।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जर्नलिस्ट छोटे छोटे कैमरास हॉस्पिटल में लगा देता है और अपनी ओबी वैन में बैठकर 12 बजने का इंतजार करता है। इतने सालों से हॉस्पिटल में सबकी जान जा रही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो भी सच हो, इस सच को सबके सामने लाने के लिए मेरा प्रमोशन पक्का है। 12 बजने ही वाले होते हैं। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भाग रहे होते हैं, पर वो जर्नलिस्ट वही हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओबी वैन के अंदर बैठा था। वो स्क्रीन पर देखता है कि मुर्दा घर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। अरे ये कोई चुड़ैल है कि औरत? लगता है ये कोई जूनियर आर्टिस्ट है, भाड़े पे मंगवाई गई है। तभी चुड़ैल धीरे धीरे कैमरे के पास आती है और झटके से बाल ऊपर करती है। डरावनी शक्ल देखकर जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना डर जाता है कि वो भागने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वैन का दरवाजा खोलता है, चुड़ैल सामने खड़ी होती है और वैन के अंदर आ जाती है। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता है। वैन के शीशे पर खून उड़ता है। अगली सुबह पुलिस जर्नलिस्ट की ये हालत देखकर हैरान है। पुलिस ने कल रात का रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज भी देखा। कोई मुजरिम हो उसे पकड़ सकते हैं, पर ये तो भूत प्रेत का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, हमें कोई पहुंचा हुआ बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक बाबा को बुलवाया। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आते हैं। अब आप ही हमारी हॉस्पिटल को इस चुड़ैल से बचा सकते हैं बाबा। मुझ पे विश्वास रख बेटा, सब सही होगा। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगे 12 बजने से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकली और बाबा को देखकर हंसने लगी। मानो कि बाबा के मंत्रों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था चुड़ैल को। बाबा जितने जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, चुड़ैल उतनी जोर से हंस रही थी। ओम त्र्यंबकम यजमाहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। चुड़ैल अपने हाथों से इशारा करती है। बाबा ऊपर देखते हैं तो ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाता है। बाबा का चेहरा खून से सन जाता है और फिर चुड़ैल बाबा को मुर्दा घर में घसीट कर ले जाती है। बाकियों की तरह चुड़ैल ने बाबा को भी अपना शिकार बना दिया। अब हॉस्पिटल वालों को एक बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से नहीं जाएगी। उन्हें ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करना होगा, वरना वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। माया एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए, तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, तो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए, कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसाकर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है।
अब तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था, तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो। जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है। घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा। अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं। इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्तां पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी, लेकिन रात ढलते न जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना, लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है। जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है, और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त, अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत
अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहां क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना। वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंसकर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत से बच जाए, लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक शादी के दौरान पूरी की पूरी बारात ही एक साथ गायब हो जाए तो? यकीन करेंगे आप? आज की हमारी ये कहानी कुछ इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं। 27 दिसंबर 2019 की ये तारीख, जब पार्थ की शादी होनी तय हुई थी। सारी तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी की रात शहनाइयों और बाजे के साथ बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। मंडप किसी महाराजा की शादी जैसा सजा था। सब बहुत खुश थे। फेरों के लिए पार्थ तैयार था और उस वक्त उसकी दुल्हन मोहिनी भी हल्के कदमों के साथ थोड़े शर्मीले अंदाज में मंडप पहुंचती है। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल लग रही हो। क्या बात है? मोहिनी कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्का मुस्कुराती है और मंडप में दाखिल होती है। इसके बाद शादी की विधि शुरू कराई जाती है। फेरे होते हैं और सारी रस्मों के साथ पार्थ और उसकी दुल्हन मोहिनी की शादी संपन्न होती है। तभी अचानक से पूरे वेडिंग हॉल की लाइट्स एक साथ चली जाती है और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाता है। सारे बाराती हल्ला मचाने लगते हैं और इसी बीच पार्थ मोहिनी से कहता है, मोहिनी, तुम ठीक हो? ना जाने ये लाइट्स कैसे चली गई। लेकिन मोहिनी की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खैर, वो इस बात को अवॉइड करते हुए तुरंत बाहर खड़े इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है। अरे सुरेश, यार ये लाइट्स कैसे चली गई अचानक? ऐसी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो?
अरे क्या साहब, आप भी कैसा मजाक करते हो? मैं तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा हूँ। मुझे तो साफ दिख रहा है कि लाइट्स तो है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक लाइट्स वापस आ जाती है और फोन भी कट जाता है। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठा। लेकिन जब सुरेश गौर से अपनी नजर घुमाता है तब वो एकदम भौचक्का रह जाता है। पूरा वेडिंग हॉल खाली था। सारे बाराती गायब थे। अरे, सब के सब कहां गायब हो गए? तभी पार्थ को उसके पीछे पायल खनकने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है दुल्हन बनी मोहिनी घूंघट किए उसके करीब आ रही थी। मोहिनी, ना जाने ये सारे लोग कहां चले गए। चलो पहले चलकर इनको देखते हैं। पार्थ ने इतना कहा, लेकिन मोहिनी ने इस पर जरा भी रिएक्ट नहीं किया और शांत खड़ी रही। पार्थ उसके करीब जाता है और उसे हिलाने लगता है, लेकिन तब भी मोहिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अगले पल वो चुपचाप एक ओर जाने लगी। मोहिनी, ये क्या बिहेवियर है? कहां जा रही हो तुम? मोहिनी इस बार भी कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे एक तरफ जाने लगती है। पार्थ भी उसके पीछे जाता है और कुछ देर बाद मोहिनी अपने कमरे में जाती है और वो इशारे से पार्थ को अंदर बुलाती है। पार्थ कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है, जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लेकिन आखिरी भूल थी। वो अंदर कमरे में दाखिल होता है और तभी उसे कमरे में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। तभी पार्थ को मोहिनी का वॉइस मैसेज आता है। सॉरी पार्थ, बारिश में फंसी हूँ, थोड़ा संभाल लेना। ये सुनते ही पार्थ के होश उड़ जाते हैं। उसे अभी भी सामने मोहिनी दुल्हन के रूप में उल्टी तरफ मुंह किए खड़ी दिख रही थी, जिसने तो अभी फोन लिया भी नहीं। फिर ये सब कैसे हो सकता है? पार्थ एक बार कमरे के बाहर जाकर माहौल का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके मन में ये विचार आया ही था कि कमरे का दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाता है और साथ ही सामने खड़ी मोहिनी भी इस तरफ घूमती है। जैसे ही मोहिनी घूमी, उसके सिर से घूंघट उतर गया और उसकी आंखें एकदम काली हो गई। वो बिल्कुल एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके दांत जबान से बाहर निकल आए थे और सिर के बाल बड़े होने लगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम मेरी मोहिनी के लिबास में मेरे साथ ये छल क्यों कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हर लड़की को बीवी बनाने का? मुझे भी शादी के झूठे वादे देकर घर से भगा ले आया और ऐन मौके पर मुझे धोखा देकर भाग गया। तुम स्नेहा हो? लेकिन तुमने तो खुदकुशी। हाँ, मैंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि जो सपना मेरा जीते जी पूरा नहीं हुआ अब मरने के बाद होगा। अब तुझे मरना होगा। इसके बाद एक फांसी का फंदा अचानक से पार्थ के गले में फंसता है और पार्थ सीधा ऊपर टंगे झालर से फांसी खाता है और तड़पते तड़पते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर में उसकी मंगेतर मोहिनी भी उस कमरे में पहुंचती है, लेकिन उसे भी पार्थ के लटके शव से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चुड़ैल बनी दुल्हन और उसने एक छल से अपना पुराना हिसाब लिया।